हेलो स्टूडेंट्स, देखो विद्युत विभव से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है कौन सदिश राशि है। तो देखो विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा हुआ रहे, है ना, तो वह भी सही हुआ। सही तो वही हुआ यार, सही तो वही हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही सही है। ऐसे प्रश्न में अगर विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है तो उसको भी सही मानो। तो सदिश राशि सॉरी सॉरी यहां पर होगा डी में होगा, डी जो होगा डी जो ऑप्शन है वही सत्य है सदिश राशि के संबंध में। बात समझ गए? तो सदिश राशि कौन हो गया? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब देखो दूसरा प्रश्न देखो, तो 2 नंबर में क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र ई एवं विद्युत विभव भी में संबंध को सूचित करता है, दर्शाता है। तो देखो हम पहले ही बता चुके हैं तुमको, यहां पर देखो E इज इक्वल टू माइनस डी भी बटा क्या होता है? डी आर होता है, यही संबंध है। देखो सामान्य रूप में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव या विद्युत विभव न कह के विभवांतर भी कह सकते हो। तो सामान्य रूप में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र के बीच जो संबंध है वह है E बराबर माइनस डीवी बटा डी आर, माइनस डीवी बटा डी आर। क्लियर? लेकिन प्रश्न में डी आर तो नहीं लिखा हुआ है। अरे यार डी आर नहीं लिखा हुआ है तो डी आर के स्थान पर डी एक्स होगा, और dx ना होगा तो dy होगा, dy ना होगा तो dz होगा। बात समझ गए ना? तो उसकी तलाश करो। तो E बराबर माइनस dv बटा dx पहले ही पकड़ा गया, तो बाकी 3 को छोड़ो यार। ऐसे देख लो E बराबर dv बटा dx तो गलत होगा क्योंकि माइनस नहीं है। C में v बराबर d बटा dx तो यह तो गलत है ही। डी में देखो v बराबर माइनस डी बटा डीवी तो ये भी गलत है। तो सही जो विकल्प है कौन होगा? यानी ए होगा E बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स। अब देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे? तो देखो अब इसको पूछा जा सकता है कि dv अगर दिया रहे dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स तो यह भी सही माना जाएगा, क्योंकि E बराबर फिर dx से डिवाइड कर देंगे, माइनस इधर लगा देंगे। क्लियर? तो ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा किसी विकल्प में तो वह भी सही विकल्प ही होगा। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो धनात्मक एवं समरूप होगा। कहोगे कैसे? समझाइए। तो हम समझा रहे, देखो यह खोखला गोला है, ठीक है। अब इसको हम धन आवेश दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि प्लस क्यू आवेश जो है इसको दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसके सतह पर समान रूप से बट गया, ठीक। अब इसके भीतर में विभव क्या होगा? भी का मान क्या होगा? तो भीतर में इसके अंदर में भी का जो मान होगा, है ना, धनात्मक होगा। समझ गए? और कितना होगा? तो जितना मान सतह पर होगा उतना ही मान अंदर में प्रत्येक बिंदु पर होगा यार। तो सतह पर मान लो कि भी है तो अंदर में भी हर जगह भी होगा, हर जगह क्या होगा? भी ही होगा। और धनात्मक होगा इसलिए कि पढ़े हो तुम विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q बटा R। अब Q का मतलब आवेश। अगर आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, अगर आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा यार। यानी विद्युत विभव की प्रकृति जो है आवेश की प्रकृति पर डायरेक्टली जो है निर्भर करता है। आवेश धनात्मक तो विभव धनात्मक, आवेश ऋणात्मक तो विभव ऋणात्मक। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? और जितना सतह पर होगा उतना ही अंदर में होगा। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा सही, धनात्मक एवं समरूप होगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा xy तल में, yz तल में। तो याद रखना यार, x को छोड़कर तुम बात करो, x अक्ष को छोड़ दो तो कौन बचेगा? कौन कौन बचेगा? yz तल में होगा। क्या होगा? x को छोड़ देना तो x को छोड़ने पर क्या होगा? yz तल में होगा। तो उत्तर हो गया yz तल। अब बात समझ लो, समविभवी तल का मतलब होता है कि जिस सतह या जिस तल, कहां सतह, कहां तल, कहां तो विद्युत क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र में समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र में, ठीक,
जिस तल या जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर यार विभव का मान, अरे कौन विभव, विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। समझ गए? तो वैसे तल को, वैसे सतह को हम कहेंगे समविभवी तल या समविभवी सतह। असमविभवी तल या समविभवी सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। समझ गए? तो एक्स अक्ष y पर भी लंब और z पर भी लंब होगी कि नहीं? क्लियर? तो इसका मतलब है कि समविभवी तल yz तल में होगा, तब ना विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में होगा। अब मान लो कि विद्युत क्षेत्र जो है y अक्ष की दिशा में लिख दे प्रश्न में, विद्युत क्षेत्र की दिशा y अक्ष की दिशा में हो, तो समविभवी तल एक्स जेड, बात समझ में आ रही है ना? y को छोड़ दो यार, जिसकी दिशा में है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस अक्ष को छोड़ो, तो y को छोड़ दिए, तो एक्स जेड तल में समविभवी तल होगी। क्लियर हो गया? चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत विभव के लिए सत्य है, विद्युत विभव के लिए सत्य है, तो विद्युत विभव का सबसे पहला फॉर्मूला है कार्य बटा परीक्षण आवेश। अब यहाँ तो परीक्षण आवेश नहीं लिखा है, बात समझ गए ना, सिर्फ आवेश लिखा है, तो वही समझो यार, विभव बराबर यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। बात समझ गए? तो विद्युत विभव बराबर हो गया कार्य बटा आवेश, तो ये हो गया सत्य। अब उसके बाद चलो अगला प्रश्न है 6 में, देखो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव, तो बिंदु आवेश के कारण बताए ना, वह जो देखे हो विभव बराबर कार्य बटा आवेश, वह तो सूत्र है ही, प्राथमिक सूत्र वही है, और द्वितीयक जो सूत्र है, दूसरा जो सूत्र है कौन होगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, यानी बिंदु आवेश Q या स्रोत आवेश कहो, तो उस स्रोत आवेश से R दूरी पर जो विभव का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, तो ये होगा सही विकल्प। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो अगला, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु, बिंदु का मतलब है कि नियामक दिया हुआ है r थीटा, समझ गए, या ध्रुवीय नियामक, ध्रुवीय नियामक कहते हैं, समझ गए, इनको ध्रुवीय नियामक कहते हैं r थीटा पर विभव, यानी हमने कहा ना कि विद्युत, सुनो, विद्युत द्विध्रुव, ठीक, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, है ना, कि मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, तो मान लो यहां से ये मध्य बिंदु O हो गया, तो O से R दूरी पर बिंदु P है, तो इस दूरी को हम OP जो बोल रहे हैं इसको हम लिखेंगे R, यानी OP बराबर हो गया R, ठीक, यानी बिंदु P और मध्य बिंदु O के बीच की दूरी हो गई R, तो OP ना बराबर R हुआ। तो ऐसे देखो, देखो अब OP जो है द्विध्रुव के अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, बात समझ गए? तो उस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव का जो मान होगा वह क्या होगा, तो विद्युत विभव का जो मान होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा बाई होगा R स्क्वायर होगा, पढ़ा चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, P cos थीटा बाई क्या होगा बोलो, R स्क्वायर होगा, बात समझ गए? तो इसको भी आप समझ गए। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सत्य है, कहता है कौन सा विकल्प जो है सत्य है। और इसके पहले एक चीज और जान लो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव पढ़ चुके हो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष का मतलब समझ लो कि यहां पर है ना ऋण आवेश है, यानी यह ऋण ध्रुव है और यह धन ध्रुव है, यानी ऋण ध्रुव का मतलब इस छोर पर माइनस क्यू आवेश है और इस छोर पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, दोनों की बीच की दूरी अब d से लिखो या 2l से लिखो या 2a से लिखो। अब अक्ष, अब इसको इधर बढ़ा दिए, चाहे इधर बढ़ा दिए तो इधर बढ़ा दिए, इधर सुविधा होगी तो इधर बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, तो अक्ष पर एक बिंदु P ले लिए और इसके मध्य बिंदु से R दूरी है, मध्य बिंदु से क्या है, R दूरी है, बात समझ गए ना, मध्य बिंदु से R दूरी है। क्लियर हो गया? तो देखो इसको हम यहां पर तुमको संक्षिप्त रूप में हम समझा रहे हैं, जैसे देखो कि यहां पर भाई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, यहां पर जो है माइनस क्यू आवेश है, अब यह जो हो गया मध्य बिंदु हो गया। अब देखो यहां से यहां तक का दूरी L मान लो, तो यहां से भी L होगा, तब ना दोनों के बीच की दूरी होगी 2L, बात समझ गए? अब यहां से
ये जो बिंदु P है अक्ष पर, बिंदु P जो है उसकी दूरी हो गई r। ठीक, तो इस आवेश से कितनी दूरी होगी? अरे तो r में से l घटा दो तो हो जाएगा r माइनस एल। इस आवेश से दूरी कितनी होगी? तो r में l जोड़ देंगे तो r प्लस हो जाएगा l। तो देखो अब तुम v निकालोगे यहाँ तो v बराबर होगा v1 प्लस v2। तो मान लो कि प्लस q आवेश के कारण पहले ही लिख रहे हो तो k लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखते हैं तो उसको k लिखो ना। तो k आवेश धन है यानी धनात्मक है और दूरी हो गया इस आवेश से r माइनस हो जाएगा l। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दूरी हो गया r माइनस एल और जोड़ रहे हैं तो इस आवेश के कारण जो विभव होगा ऋणात्मक होगा तो माइनस हो गया k और q तो है ही और दूरी हो जाएगा r प्लस एल। अब इसी को सोल्व करोगे तो अक्ष पर निकल जाएगा तो कॉमन ले लो, जैसे k कॉमन हो गया q कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1/r माइनस एल, माइनस होगा 1/r प्लस एल होगा कि नहीं होगा। अब क्या करो, इनका लॉसा ले लो यानी एलसीएम ले लो तो r माइनस एल होगा इंटू r प्लस एल होगा। नीचे बात समझ में आ रही है? और r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा तो कितना होगा, यानी होगा r प्लस एल होगा ऊपर और फिर माइनस r प्लस एल से r प्लस एल कटेगा तो r माइनस एल होगा तो r माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और नीचे r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है तो लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो r से r कट जाएगा तो l प्लस एल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। अब q इंटू 2l यानी विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण गुना द्विध्रुव की लंबाई 2l लंबाई है कि नहीं बोलो, 2l यहां से यहां तक की लंबाई है कि नहीं 2l, तो उसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण और उसको लिखते हैं p से। बात समझ गए? अब क्या हो जाएगा तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो फाइनली मिलेगा k है ना और p हो जाएगा अब बाई हो जाएगा l स्क्वायर। आर स्क्वायर के कंपैरिजन में तुलना में नगण्य माना जाएगा तो उस स्थिति में हो जाएगा आर स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं? तो अब के का वैल्यू जानते हो 1/4 पाई, के का वैल्यू नहीं के का सूत्र समझ गए ना। 1 बाई वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है। अब के का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर होता है। तो अक्ष पर अगर प्रश्न में कहता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर, समझ गए, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान होगा तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r स्क्वायर। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई द्विध्रुव समानुपाती होगा तो किसके समानुपाती होगा, यानी 1/r स्क्वायर। कैसे भी पूछ सकता है, v समानुपाती होगा तो 1/r स्क्वायर होगा या v समानुपाती होगा, समझे, तो ऐसे भी पूछ सकता है r पर पावर क्या होगा -2। बात समझ गए? तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर? अब चलो, अच्छा एक बात और भी जान लो, अगर द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर पूछे, ऐसे लंब समद्विभाजक रेखा तो समझते हो ना यार, तो इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर कहे, समझ गए, तो शून्य होगा, याद रखना, किसी भी बिंदु पर कहे कितनी भी दूरी हो जाए तो v का मान, जो विभव का मान होगा, शून्य होगा। तो दो अलग से जानकारी हम दे दिए। अब आइए प्रश्न जो 8 है उस पर आते हैं। कौन सा विकल्प जो है, इसको तो समझा ही दिए, कौन सा विकल्प सत्य है। देखो आपको हम बता चुके हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कोणीय विस्थापन में, जैसे समरूप विद्युत क्षेत्र है ऐसे, तो इसके कोणीय, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब एक छोर पर प्लस है ना, दूसरे छोर पर माइनस, बट प्लस माइनस का जो परिमाण है आवेश का समान है। तो इसको अगर हम है ना कोणीय विस्थापन इसमें उत्पन्न करें तो किया गया कार्य, सूत्र याद रखना, PE इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा, W बराबर देखो PE लिखा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि यहां जगह नहीं था इसलिए यहां लिख दिया। देखो तो सही विकल्प होगा, कौन होगा, B, W बराबर PE इंटू 1 माइनस होगा कॉस थीटा, पढ़ाया हुआ है मेरा, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से सुन लो, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, याद रखना। अब महत्तम कार्य कब होगा,
अरे यार, तो थीटा का मान अगर तुम 0 डिग्री रखते हो तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो 1 - 1 हो गया 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 0, इसका मतलब 0 हो गया। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये ना पोर्शन 0 हो गया, ये तो 1 रहेगा, तो PE से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो PE ही होगा। तो महत्तम जो कार्य होगा कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो होगा, है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी समरूप समरूप विद्युत क्षेत्र में, ठीक, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव समझ में तो आ ही रहा है, द्विध्रुव समझ में आ रहा है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समझ लो। समरूप विद्युत क्षेत्र में, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समरूप विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, समझ गए, तब किया गया कार्य जो होगा महत्तम होगा। अब फिर से इसको संक्षिप्त रूप में समझ लो कि समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर, है ना, कार्य कर रहा है, ठीक। अब द्विध्रुव ऐसे है तो संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि इसका प्लस वाला इधर अब माइनस वाला इधर, देखो जिधर से, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा शुरू हो रही है, समझ गया ना, शुरू हो रही है, तो उधर है माइनस वाला ध्रुव और जिधर को जा रही है उधर वाला है प्लस वाला ध्रुव, ठीक। तो संतुलन की अवस्था में है, अस्थाई संतुलन की अवस्था में, ठीक है। जब इसको विस्थापित करेंगे 90 डिग्री पर ले जाएंगे तो थीटा का मान समझ लो यार, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यह ना पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना, 1 तो रहेगा ही ना, तो P से गुना करेंगे 1 में तो P हो जाएगा। इसका मतलब W बराबर PE हुआ, 0 ना हुआ, PE हुआ, तो महत्तम मान हुआ कि नहीं, क्लियर। चलो अब अगला प्रश्न देखो, कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये भी उसी तरह का है प्रश्न। समरूप विद्युत क्षेत्र में, फिर से समझो, समरूप विद्युत क्षेत्र में अब लेफ्ट से राइट की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है और समरूप है, परिमाण जो है प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में, तो कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन यार, विस्थापित करने का मतलब यहां कोणीय विस्थापन उत्पन्न करना हो गया यार, समझ गए। तो जो किया गया कार्य है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसमें, द्विध्रुव में संचित हो जाता है। अरे कार्य ही ना ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो कार्य किया जाता है, समझ गए, वही ना ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, बात समझ गए। तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं, है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसका सूत्र याद रखना, U बराबर माइनस, है ना, अब वेक्टर P डॉट वेक्टर E याद रखना। इसी को सोल्व करोगे तो लिखोगे माइनस PE cos थीटा होगा, बात समझ गए, माइनस PE cos थीटा डॉट है। अब डॉट है इसका मतलब समझो कि इसका मान जो है अदिश मिलेगा, सदिश नहीं मिलेगा, तब ना इस पर तीर का चिन्ह नहीं है, बात समझ गए, क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि होती है। तो ए विकल्प जो है सही है, तो विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न देखो, यहां लिखा है +5 माइक्रोकूलम एवं -5 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हों तो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। अरे द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q गुना 2L होता है, अभी ना पता है, Q गुना 2L, तो Q कितना है 5 माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा, अरे यार 5 हो गया, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और दूरी 1 मिलीमीटर है तो मीटर में बदल दो, तो 1 गुना, है ना, 10⁻³ हो जाएगा -3, तो 6 3 9 हो गया, तो 5 गुना हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम मीटर होगा कि नहीं, तो -9 जो पावर है इसको नैनो कह दो, क्या कहोगे, नैनो, तो 5 नैनो कूलम मीटर होगा। तो देखो 5 नैनो कूलम मीटर, 5 नैनो कूलम मीटर, देखो यहां सी में 5 नैनो कूलम मीटर, क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखो, कहता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम, वोल्ट कहता है या जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो पढ़े हो ना, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य का जूल,
है ना, आवेश का कूलम तो जूल बटा कूलम, और उसी को ना वोल्ट कहते हैं। तो विभव का या विभवांतर का, विभव का कहे तो वही होगा, विभवांतर का कहे तो वही होगा, और वीमा भी विभव का कहे तो वही होगा। अब तो निकाल सकते हो, अगर विभव का वीमा निकालने के लिए कहता है, पूछता है, अगर ऑप्शंस में दिए गए हैं तो यार कार्य बटा आवेश है, कार्य का जानते हो, आवेश का जानते हो, निकाल सकते हो। और नेक्स्ट चलो, अब 2 कूलम, है ना, कहता है इस प्रश्न में 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता हो तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, है ना, होगा। यानी देखो, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक कितना कूलम आवेश है, 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ता है, 20 जूल। अरे तो विभव का सूत्र है V बराबर, या विभवांतर का सूत्र बोलो यार, तो विभव में अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं, तो सूत्र एक ही ना होगा, तो हम V ही लिख रहे हैं। तो V बराबर W बटा आवेश हो गया। तो अब देखो, W बटा आवेश हो गया, तो W कितना है, यानी कार्य कितना है 20 जूल, आवेश कितना है 2, तो 20 में 2 से भाग देना है, तो भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 वोल्ट होगा कि नहीं, तो विभवांतर हो गया 10 वोल्ट हो गया। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न है, समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरी, है ना, दूसरी बिंदु पर 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब समविभवी तल समझ लो, पहले भी समझा चुके हैं, अब भी समझो। समविभवी तल का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में जिस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो जब विभव समान होगा तो याद रखना, समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक किसी भी आवेश को, यार 1 कूलम नहीं 1000 कूलम आवेश को ले जाओगे तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। अब समझ गए, किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, तो शून्य में टिक मार्क कर लो। क्लियर हो गया। चलो, अब 2 बिंदु आवेशों Q1 एवं Q2 से बने निकाय की विद्युत स्थिति जुड़ जाए तो याद रखना, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R, यानी 2 आवेश है किसी निकाय में, किसी परिवार में, समझ गए, R दूरी पर स्थित है, तो दोनों का एक साथ अगर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहे तो यही सूत्र याद रखो, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R। ये हो गया सही। अब उसके बाद देखो, लाजवाब प्रश्न है, यहां देखो, पारे की 27 समान बूंदों को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव होगा। देखो लाजवाब है, शानदार है प्रश्न। यानी 27 वो क्या है, समान बूंद है, पारा, पारा यानी इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अब उसको मिला दिया। अब पहले सुनो, 27 बूंद है तो कहां तक आवेशित किया गया, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक है, 27 समान बूंदों को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक, यानी छोटी जो बूंद है 27 में प्रत्येक कहो, 27 बूंदों में प्रत्येक बूंद का विभव हो गया 10 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब उसको मिलाकर एक बड़ा बूंद तैयार किया गया, यानी बड़ी बूंद का विभव कहता है क्या होगी। आप समझ गए, यानी बड़ी बूंद का विभव क्या होगी। तो उसके लिए ट्रिक यहां देखो, इस ट्रिक को याद रखना, V2 बराबर n पर पावर कितना है 2/3 गुना है V1। याद रखना, V2 बराबर n पर पावर 2/3 गुना होगा V1। V1 का मतलब है छोटी बूंद का विभव, यहाँ V2 का मतलब है बड़ी बूंद का विभव, n का मतलब है बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या। तो देखो 27 को है तो 27 का गुणनखंड कर दो, है ना, तो 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी 3 पर पावर कितना देना होगा 3। अब सुनो, यहाँ पर समझो, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो अब इसको मिटा कर तुमको हम समझा रहे हैं। देखो 27 है तो V2 बराबर हो गया 3 का पावर हो गया 3 और इसका पावर हो गया 2/3 गुना V1 हो गया कहीं। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, घात घात में गुना, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ गए, और गुना हो जाएगा V1। अब 3 का स्क्वायर 9, अब V1 छोटी बूंद का, प्रत्येक छोटी बूंद का विभव दिया है 10, तो 10 से गुना कर दो, 10 9 90 वोल्ट हो गया कि नहीं। अब समझ में आया, तो देखो बी होगा उत्तर सही। देखो अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं और शानदार से शानदार प्रश्न को यहाँ शामिल किए हैं वस्तुनिष्ठ
प्रश्नों के सेट में, समूह में, बात समझ गए, विभव से संबंधित। तो आपका अब कर्तव्य है कि इनको रिवाइज करना है, अभ्यास करना है और मेमोरी में रखना है। अगर मान लो कि भूल भी जाते हो तो संडे का एक प्रोग्राम रखो कि संडे को प्रीवियस वाला, पहले वाला जो भी टॉपिक है, चाहे उससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है, उनको हम एक बार अभ्यास कर ले। अगर सभी प्रश्नों को अगर अभ्यास करके, अभी आगे बाकी है यार एग्जामिनेशन तक, तो सभी प्रश्नों को अभ्यास करके अगर परीक्षा भवन में आप पहुंच गए, आप प्रश्न पत्र मिला यानी क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने आया, तो क्वेश्चन पेपर कहेगा हुजूर समझ गए, आपके सामने हम जीरो, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर आपको पता ही है। बात समझ गए, बात समझ गए। हम पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिला रहे हैं, हम जैसे कह रहे हैं अगर वैसे आप स्टडी किए, बात समझ गए, तो 35 में 35 है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत तो हुआ है, लेकिन आपके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम करने के लिए यार तैयार हैं। तो आप अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।